हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो MGKVP का क्योंकि टाइम टेबल मैंने अभी शेयर करा है और आप सभी को पता भी होगा कि आपके जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाले हैं और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जो MGKVP के स्टूडेंट हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी नोट्स को लेके कि बीएड के नोट्स को शेयर करा जाए। तो आप लोगों का गणित शिक्षण के नोट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो जी हाँ, आज मैं गणित शिक्षण के दो इम्पॉर्टेंट लघुत्तरी प्रश्नों को कराऊंगी जो कि एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में जो है वो पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आएगी तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा जिसको कि इसकी नीड है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है, क्योंकि मैं बता दूं मैं लघुत्तरी प्रश्नों को करा रही हूँ क्योंकि आप लोग लघुत्तरी प्रश्नों के लिए भी बोल रहे थे कि क्योंकि लॉन्ग के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कुछ कराए हुए हैं और लघुत्तरी के नहीं कराए थे, तो आप लोग बार बार लघुत्तरी के लिए काफ़ी लोगों के ये जो है कमेंट आ रहे थे। तो यहाँ पे मैं दो लघुत्तरी प्रश्नों को आपके साथ आज शेयर करूँगी। पहला है कि गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य बताइए, जो कि MGKVP के 2023 के पेपर में पूछा है। कुछ बच्चों की प्रीवियस ईयर पेपर को भी लेकर रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं आपके साथ जो भी मेरे पास मैं नोट्स शेयर करूँगी उसमें मैं ये मेंशन कर दूँगी कि ये किस ईयर में पूछा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 2023 के पेपर में ये पूछा है। और दूसरा प्रश्न है कि उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य में अंतर बताइए। ये MGKVP के 2020 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये मुख्य उद्देश्य है ये ऐसा नहीं कि केवल 2023 में पूछा है, ये शुरुआती 17-18 वाले बैच में भी शायद पूछा, बट वो पेपर मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं, जो मेरे पास अभी फ़िलहाल पेपर थे तो उसमें मैंने ये चेक करा तो वो 2019, 20 और 23 के पेपर है मेरे पास फ़िलहाल अभी करंट में। तो उसमें ये 2023 के पेपर में है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अब हम एक एक करके दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा था कि गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपसे ये पूछे कि गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य बताइए, इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है कि गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है, यानी केवल उद्देश्य भी पूछ सकता है, या फिर आपसे ये भी कह सकता है कि गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए। मतलब एक ही तरह के क्वेश्चन को किन किन तरीके से पूछ सकता है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। केवल उद्देश्य पूछेगा तब भी आप लिखेंगे, प्रमुख उद्देश्य पूछेगा तब भी आप यही उत्तर देंगे, मुख्य उद्देश्य कहेगा तब भी आप यही उत्तर देंगे, और सामान्य उद्देश्य पूछेगा तब भी आप यही उत्तर दीजिएगा, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य प्रश्नों का बस इतना है कि जो गणित है उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, गणित की शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है, जो नॉर्मली उद्देश्य है, जो मेन उद्देश्य हम कह सकते हैं वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन को किन किन तरीकों से पूछ सकता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम उत्तर पे चलते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे गणित शिक्षण के उद्देश्य। तो बहुत आसान है, समझिएगा, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले आप लिख लीजिएगा कि गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों को निम्नांकित या निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो अब हम सारे पॉइंट को अब एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, गणित शिक्षण हम पढ़ाएंगे तो उसका एक उद्देश्य क्या होगा कि छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि विकसित करना। जब हम बच्चों को गणित की शिक्षा देंगे तो गणित की शिक्षा देने का उद्देश्य क्या होगा कि बच्चे जो है उस विषय में रुचि लें। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा, बच्चों को अंक गणितीय ज्ञान देना, यानी बच्चों को हम अंक गणितीय ज्ञान दें, जैसे बच्चे जो अंकों से संबंधित गणित है उसको वो अच्छे से समझ पाए, जान पाए। जैसे हम बात करते हैं प्लस की, माइनस की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, है ना। तो अंकों का जो गणित है उसका ज्ञान बच्चों को देना, क्योंकि गणित में देखिए आपको थ्योरेटिकल भी मिलता है, प्रैक्टिकल भी मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम गणित की शिक्षा बच्चों को देते हैं तो उसमें हमारा एक उद्देश्य ये है कि हम बच्चों को अंक गणितीय ज्ञान दें। तीसरा है बच्चों को नवीनतम ज्ञान एवं खोजों से अवगत कराना, यानी गणित के माध्यम से बच्चों को हम नए नए ज्ञान और खोज से भी परिचित कराते हैं। नए नए ज्ञान बच्चे ले पाते हैं अगर वो गणित का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखिए कि अगर हम इन जनरल लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, तो बच्चों को अगर गए तो बच्चों से ये नॉर्मली जाके पूछे कि अगर स्क्वायर निकालना हुआ किसी चीज़ का, एक क्यूब है उसका बोल दे कि आयतन निकालना है,
ठीक है। इन जनरल लाइफ भी जैसे हम बाहर जाते हैं या फिर हम दुकान पे जाते हैं, हमें सामान वगैरह लेना होता है, तो हम वहाँ पे अगर हमको गणित की नॉलेज है तो हम ये देख पाते हैं ना कि कौन सा सामान कितने का है, अगर वो तौल रहे हैं तो वो कितना वैल्यू आ रहा है। तो हम नए नए ज्ञान को हम सीख रहे हैं, जनरल लाइफ में उस ज्ञान को सीख रहे हैं कि कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। और नए नए खोज भी हम इसके माध्यम से करते हैं। खोज का मतलब जैसे हम आप देख रहे हो कि जितने भी साइंटिफिकली जितने भी खोज हो रहे हैं उसमें गणित कितना उपयोग हो रहा है। और जनरल लाइफ में भी हम नए नए चीज़ें अगर जैसे हम जंप कर रहे हैं तो हम एक अपने से एक आइडिया लगा सकते हैं कि हम इस स्पीड से जाएंगे तो हम इतना दूर जो है छलांग लगा लेंगे। तो वो एक जनरल लाइफ में भी देखिए इसका कितना उपयोग है। तो चाहे वो कह दे कि नए नए ज्ञान हो या फिर खोज हो, उन चीज़ों से भी अवगत कराने में गणित शिक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये एक हमारा उद्देश्य ही हो जाएगा। चौथा है बच्चों को खाली छड़ों का उपयोग करना सिखाना। अगर बच्चे खाली बैठे हैं तो देखो, खाली दिमाग शैतान का घर, एक बहुत प्रसिद्ध मुहावरा हमारे में कहा जाता है ये चीज़। तो बच्चे जो है खाली समय में वो शैतान का घर ना बने उनका दिमाग, इसके लिए उन्हें हम खाली जो उनके टाइम है जो कि बच्चों को भी कुछ काम नहीं करना, वो खाली टाइम है तो उनमें भी उसका वो उपयोग कर पाएँ। तो हम गणित के माध्यम से उस टाइम का बच्चों को उपयोग करना सिखा सकते हैं कि बच्चों आप इस टाइम में गणित के माध्यम से ये नई नई चीज़ें सीख सकते हैं या कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है। और पांचवा है बच्चों में तार्किक एवं समस्या समाधान क्षमता का विकास करना। जैसे हम कैलकुलेशन या क्वेश्चन बच्चों से लगवाते हैं तो बच्चों को समस्याओं का समाधान करने की क्षमता बच्चों में तो विकसित होती है, साथ ही बच्चे की सोचने समझने यानी तार्किक क्षमता भी उनकी वृद्धि होती है, विकास होता है उसका। तो ये भी एक उद्देश्य है। छठा है छात्रों में अंतर्निहित गुणों तथा योग्यताओं का विकास करना। यानी अगर छात्रों के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, अंतर्निहित है, जो बच्चों के अंदर है, लेकिन बच्चे हो सकता है उसको संकोचवश बाहर ना निकाल रहे हो या फिर उन्हें पता ना हो, लेकिन हम उनके अंदर कुछ ऐसी कैलकुलेटिव जो है क्वालिटी है जिसका कि हम उनको हम विकसित कर पाएँ। बच्चे की अगर कुछ योग्यताएं हैं तो उसको भी विकसित कर पाएँ। तो गणित शिक्षण के माध्यम से हम उन चीज़ों का भी विकास कर सकते हैं, उनके गुणों का, उनकी योग्यताओं का भी विकास कर सकते हैं। तो ये भी एक उद्देश्य है। सातवां है छात्रों को समाज के लिए उपयोगी नागरिक के रूप में तैयार करना। गणित शिक्षण अगर हम बच्चों को प्रदान करते हैं तो बच्चे जो है समाज में जाके सामाजिक जो वातावरण है उसमें रह के एक अच्छे नागरिक के रूप में भी विकसित होते हैं, तैयार होते हैं, क्योंकि वो जब समाज में रह रहे होते हैं तो उस गणित के शिक्षण के उपयोग से वो कई सारी जगहों पे हेल्प कर पाते हैं। तो एक उपयोगी नागरिक बनने जो है उपयोगी नागरिक के रूप में भी हम बच्चों को तैयार करते हैं। जैसे होता नहीं, घर पे हम जाते हैं तो अगर हमारे माँ बाप जो कि उस टाइम अच्छे से उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं होती है, नहीं हो पाती है, तो वो कुछ होता है इस तरह का प्रॉब्लम कुछ गणित से संबंधित, तो वो हमसे कहते हैं ना कि बेटा ज़रा ये देख लेना, ये बताना कि ये कितना होगा, इसको जोड़ देना या इसको घटा देना, इसको कैलकुलेट कर देना, या इसका बेटा थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कर देना कि कितना आएगा। होता है ना, बच्चे से माँ बाप कुछ इस तरह से बातें बोलते हैं। अगर आपने जनरल लाइफ में ये फील करा भी होगा, नहीं करा है तो आप इस चीज़ को समझिएगा, आपने देखा होगा आसपास। तो कहीं ना कहीं बच्चे को, छात्र को भी हम एक उपयोगी नागरिक के रूप में समाज में हम तैयार कर रहे हैं। तो ये भी एक उद्देश्य है। अगला है छात्रों को गणित की भाषा व प्रतीकों से अवगत कराना। यानी गणितीय भाषा कि गणित में किसी भी चीज़ को क्या कह सकते हैं, या कुछ गणित के कुछ साइन होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे इसको जोड़ के बताओ, लेकिन गणित में हम उसे केवल एक प्लस का साइन दे देते हैं। तो उस चीज़ों से भी बच्चों को अवगत कराने का काम भी होता है। तो ये भी एक उद्देश्य है। 9वां है छात्रों में गणित के प्रति स्थायी रुचि एवं विश्वास विकसित करना। यानी बच्चों का जो एक इंटरेस्ट है, स्थायी इंटरेस्ट, ऐसा नहीं कि आज हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो आज बच्चा रुचि ले रहा है तो कल ना ले, नहीं। अगर बच्चे को हम इस तरह की शिक्षा, गणित की शिक्षा इस तरह से दें कि बच्चा उस चीज़ में बिल्कुल अच्छे तरीके से रुचि ले, इंटरेस्ट ले, स्थायी रुचि रहे और एक विश्वास विकसित हो कि ये शिक्षा जो हमें मिल रही है, गणितीय शिक्षा हमें मिल रही है, ये काफ़ी उपयोगी है, ये हमारे आने वाले टाइम में भी हमारा साथ देगी, हमारे लिए उपयोगी होगी। ठीक है। तो ये विश्वास भी विकसित करना, ये भी एक उद्देश्य हो गया। 10वां है बच्चों को अगली कक्षाओं की गणित शिक्षण के लिए तैयार करना। कि बच्चा जो आगे वाली कक्षाएं हैं, जैसे उसके लिए भी हम बच्चे को विकसित करें, बच्चे को सीखने के लिए हम तैयार करें कि आगे कक्षाओं में जाके आपको नई नई चीज़ें सीखनी है, तो उसके लिए आपको अपना बेस आज से ही स्ट्रांग करना है। तो ये भी एक उद्देश्य है
11वां हमारा है छात्रों को उनके वर्तमान एवं भविष्य के जीवन में गणित के संबंध से अवगत कराना। जैसा मैंने कहा कि अगर आज आप गणित की शिक्षा ले रहे हैं तो आज आपका वर्तमान तो अच्छा होगा, लेकिन साथ ही साथ आपका भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि भविष्य में हर एक जगह पे आप देखेंगे तो मैथ का इम्पोर्टेंस है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। आप कहीं भी जाइए, गणित आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। लाइफ के हर एक फेज में आप जाएंगे तो उसमें आपको गणित कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही। ठीक है, सैलरी में आपका, अगर आप फ्यूचर में जा रहे हैं, आप जो है सैलरी आपकी गणित में है, गणितीय भाषा में होगी, यानी आप उसमें जोड़ घटाना घटाना, गुणा भाग, ब्याज वगैरह, लाभ हानि प्रतिशत, कहाँ नहीं वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। हर एक फील्ड में आपको जो है गणित आपके वर्तमान के साथ साथ आपके भविष्य में भी उपयोगी देखने को मिलती है। तो इस चीज़ से भी बच्चों को हमें अवगत कराना है कि गणित की शिक्षा आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और 12वां है छात्रों में नियमितता, अभ्यास, धैर्य, आत्मनिर्भरता और कठिन परिश्रम जैसी अच्छी आदतों को डालना। क्योंकि गणित शिक्षा हम ये देते हैं तो बच्चों में हम नियमितता लाते हैं, बच्चे रेगुलर होते हैं, उस चीज़ को लेके समझते हैं कि कोई भी चीज़ अचानक नहीं आ जाती, उसमें आपको लगातार लगना पड़ता है, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे होता है क्वेश्चन हमें दे दिया जाता है, बच्चों को दे दिया जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, अगर वो धैर्य नहीं रखे तो आपको भी पता है कि आपको टीचर ने पहली बार में पढ़ाया, पहली बार में आप हर एक प्रश्न कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको धीरे धीरे ही चीज़ें आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका अभ्यास बनता जाएगा, आप चीज़ों को सॉल्व करते जाएंगे। तो पेशेंस होना एक ज़रूरी है। तो गणितीय शिक्षण हमको, ये जो गणित की शिक्षा है वो हमारे अंदर धैर्य भी बनाती है, हमारी नियमितता हमारे अंदर लाती है, अभ्यास जो है वो हमारे अंदर विकसित करती है, क्योंकि हम चीज़ों को अभ्यास करके ही सीखते हैं। हमको आत्मनिर्भर भी बनाती है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, कहाँ पर हर एक फील्ड में गणित हमारे साथ होता है, तो हमें आत्मनिर्भरता भी सिखाती है। साथ ही साथ कठिन परिश्रम, क्योंकि हार नहीं मानना। गणित अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप हार नहीं मान सकते, क्योंकि आप हर सवाल लगाते टाइम हो सकता है आपसे गलतियाँ होंगी, लेकिन आप लगाते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे। तो ये सारी जो अच्छी अच्छी जो आदतें हैं ना, ये भी गणित शिक्षण हमको हमारे अंदर विकसित करती है, हमारे अंदर डालती है। तो इत्यादि मैंने यहाँ पे लिख दिया, 12 पॉइंट मैंने रखे हैं उद्देश्य के अंतर्गत। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी है, केवल आपको समझना है, आप खुद भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला उत्तर तैयार हो चुका है। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारे सेकेंड क्वेश्चन की, जो है उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य में अंतर बताइए, जिसको कि इस तरह भी पूछ सकता है कि गणित शिक्षण के उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य में क्या अंतर है। तो देखिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को प्लीज़ पसंद आ रही तो लाइक करते जाइएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, अगर कहीं पर भी सुधार की ज़रूरत है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब हम उत्तर की बात करते हैं। तो गणित शिक्षण के उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य में अंतर, तो ये आप हेडिंग डालेंगे। अभी हम चीज़ों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप बस एक एग्जाम्पल माइंड में लेके चलना। उद्देश्य को आप समझ लो कि एक बड़ा बाउल है, ठीक है, एक बड़ा बाउल, एक बड़ा कटोरा, ठीक, उसके अंदर आपने एक छोटी सी कटोरी डाल दी, वो हमारी होती है प्राप्य उद्देश्य। ये माइंड में आप ध्यान रखना। बाउल एक बड़ा उद्देश्य, छोटा बाउल, जो बड़ा बाउल था वो एक उद्देश्य, जो बड़ा बाउल था वो एक उद्देश्य, जो छोटा बाउल है वो एक प्राप्य उद्देश्य है। यही है उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य में अंतर। तो अब हम इसको गणितीय भाषा में समझेंगे, लेकिन इस फिगर को ध्यान में रखते चलेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें आसान लगेंगी। तो लिखेंगे इसमें कि प्रायः उद्देश्य तथा प्राप्य उद्देश्य को समान अर्थ में लिया जाता है, जो कि भ्रम मात्र ही है। यानी लोग जो है प्राप्य उद्देश्य और उद्देश्य को समझते हैं कि एक ही चीज़ है, लेकिन ये भ्रम है, मतलब एक भ्रम मात्र ही है, क्योंकि ऐसा है नहीं। एक उद्देश्य की प्राप्ति है तो कई प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है। ठीक है, तो एक उद्देश्य की प्राप्ति अगर आपको पानी है तो उसमें आपको कई प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। यानी आप एक बड़ा बाउल जो लिए हो, उसमें छोटे छोटे बाउल आप देखो तो कई सारे आ सकते हैं ना। एक अगर बड़ा बाउल है तो उसमें छोटे छोटे कई सारे बाउल, अगर आप छोटा छोटा बाउल लें तो वो हो सकता है 2, 3, 4, ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल आप मान लो, तो वो आप समझ लो कि यही है। यानी एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हमें कई सारे प्राप्य उद्देश्यों, जो प्राप्य उद्देश्य है उसको हमको प्राप्त करना होता है। जब हम कई सारे प्राप्य उद्देश्यों को पूरा कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार एक विशेष उद्देश्य के कई प्राप्य उद्देश्य हो सकते हैं। यानी अगर हमारा कोई एक उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, तो उसके कई सारे प्राप्य उद्देश्य हो सकते हैं। यानी उसके एक बड़ा बाउल है तो उसमें कई सारे बाउल आ सकते हैं, छोटे छोटे बाउल। अतः प्राप्य उद्देश्य गणित शिक्षण के व्यापक उद्देश्यों पर ही आधारित होते हैं तथा छात्रों में वांछनीय व्यवहारगत परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। यानी जो प्राप्य उद्देश्य है
वो गणित शिक्षा के जो व्यापक उद्देश्य हैं उसी पर आधारित होता है, क्योंकि उद्देश्य में ही प्राप्त उद्देश्य, कई सारे प्राप्त उद्देश्य निहित हैं। तो जो प्राप्य उद्देश्य है, यानी जो वो छोटे छोटे बाउल जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो वो जो प्राप्य उद्देश्य हैं, अगर हम गणित शिक्षण की बात करें तो जो गणित शिक्षण का जो व्यापक उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है, जो बड़ा बाउल हम बात कर रहे हैं, तो उसको उस पर ही वो आधारित होता है। तो और वो जो प्राप्य उद्देश्य है वो जो छात्र वो ही क्या करते हैं कि जो छात्रों में वांछनीय व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं उसको हमें लाने में मदद करते हैं। यानी अगर हम उसको पूरा कर लेते हैं, उन प्राप्त उद्देश्यों को अगर हम विद्यार्थी पा लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो वो उनका जो व्यापक उद्देश्य था उसको वो जो है ऑटोमेटिकली पूरा कर लेंगे। तो ये केवल एक थ्योरी मैंने छोटी सी बताई कि प्राप्त उद्देश्य और उद्देश्य को आप लोग ये मत समझिएगा कि एक ही चीज़ है, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर को मैंने आपको समझा दिया कि क्या अंतर है। अब यहाँ पे हम एक एक करके एक एक पॉइंट के माध्यम से आपको समझाएंगे कि दोनों में एग्जैक्टली अंतर क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्यों के बीच अंतर को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो चलिए वो निम्न बिंदु देख लेते हैं। तो एक तरफ आप डालिएगा उद्देश्य और एक तरफ डालिएगा प्राप्त उद्देश्य। तो अब हम अंतर चलिए देखते हैं। तो उद्देश्य में है कि उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक तथा असीमित होता है और प्राप्त उद्देश्य का क्षेत्र संकुचित या सीमित होता है। अब वो बड़ा बाउल छोटा बाउल वाला जो भी मैंने बोला उसको लेके चलते हैं। देखिए उसको आप समझ गए, बड़ा बाउल मतलब उसका क्षेत्र क्या है, बड़ा है और असीमित है। मैंने एक बर्तन से उसका एग्जाम्पल लेके बताया। अब इस चीज़ को हम जनरल लाइफ में देख के चलते हैं। ठीक है, अब जैसे सर हमने एक एग्जाम्पल दिया कि सरकार ने एक नीति चलाई थी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान नीति चलाई थी। तो सर्व शिक्षा अभियान नीति, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ही बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सर्व शिक्षा अभियान नीति एक नीति चलाई गई। वो योजना जो सर्व शिक्षा अभियान योजना या नीति थी, उसका उद्देश्य जो है वो बड़ा था कि सभी बच्चे जो है शिक्षित हो पाएँ, है ना, सभी बच्चे शिक्षित हो पाएँ। उसका जो क्षेत्र है वो क्या है, व्यापक है, असीमित है, क्योंकि बहुत ही लार्ज लेवल पे वो काम हो रहा है, बहुत ही बड़े लेवल पे वो काम है। पूरे देश में सबकी शिक्षा की बात की जा रही है। जबकि प्राप्त उद्देश्य क्या है कि क्षेत्र इसका क्या है, संकुचित या सीमित होता है। जैसे अब हमको सर्व शिक्षा अभियान हमारा ये उद्देश्य है, लेकिन जैसे सबको शिक्षा देने का जो अगर हम बात करें तो वो कैसे दे पाएगा, जब बच्चे क्लास में जाए और शिक्षक सब बच्चों को जो है समान रूप से पढ़ाए, सारे सब्जेक्ट को उनको अच्छे से समझाए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक कक्षा में जो अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है ताकि बच्चों को जो है शिक्षा मिल पाए। तो क्लास में जो अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है ताकि बच्चे शिक्षित हो पाए, ये हमारा प्राप्त उद्देश्य है। जबकि पूरा देश शिक्षित हो, ये हमारा एक लार्ज उद्देश्य है, यानी व्यापक उद्देश्य, जिसे हम उद्देश्य की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो बस यही चीज़ है, ध्यान में रखते चलिएगा इसको। आप ऑटोमेटिक उद्देश्य है और जो प्राप्त उद्देश्य है उसके अंतर को समझ जाएंगे। तो आई होप कि एक एग्जाम्पल से आपको माइंड में एक आइडिया लग गया होगा कि क्या अंतर होता है, बेसिकली अंतर क्या है। तो अब हम थोड़ा जल्दी इसको जो है देख लेते हैं। तो पहला अंतर ये होगा कि जो उद्देश्य है उसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है और असीमित है। जबकि प्राप्त उद्देश्य क्या है, इसका क्षेत्र संकुचित है या तथा सीमित होता है। ठीक, दूसरा, इसकी अवधि, जैसे उद्देश्य की अवधि जो है वो दीर्घकालीन होती है, मतलब लंबे समय तक चलती है। उद्देश्य को आप तुरंत पूरा नहीं कर सकते कि आज ही सोचा और आज ही पूरा कर लिया, ये लंबे समय तक चलती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत वक्त लगता है। जबकि प्राप्त उद्देश्य जो है अल्पकालीन या तत्कालीन होती है। जैसे अध्यापक क्लास में मैथ का कोई टॉपिक पढ़ा रहा है और उस टॉपिक को उसने तुरंत पढ़ाया और वो तुरंत जो है बच्चों को समझ में आ गया, तो ये क्या है, ये हमारा प्राप्त उद्देश्य है। बच्चे तो शिक्षित हो ही रहे हैं, बच्चे तो सीख ही रहे हैं, तो शिक्षा तो मिल रही है। हो सकता है कोई चैप्टर ऐसा है जो उसको 1-2 दिन में वो कंप्लीट कर रहा है अध्यापक, या हफ्ते भर में कंप्लीट कर रहा है, तो थोड़े ही समय में उसने उस टॉपिक को अध्यापक ने बच्चों को पढ़ा दिया, तो बच्चा उस चीज़ को सीख गया, तो वो उस चीज़ में शिक्षित हो गया, उस टॉपिक में वो शिक्षित हो गया। तो यही चीज़ है। तो जो प्राप्त उद्देश्य है उसकी अवधि क्या होती है, अल्पकालीन होती है या फिर तत्कालीन होती है। अब तीसरा उद्देश्य क्या होगा कि उद्देश्य जो है अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं। मतलब एग्जैक्टली आप स्पष्ट रूप से नहीं बताते कि स्पष्ट रूप से यही उद्देश्य है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है ना बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। और वही चीज़ है कि जो उद्देश्य है वो अस्पष्ट तथा अनिश्चित होता है। मतलब इसको आप निश्चित नहीं कर सकते कि इतने समय में ही पूरा हो जाएगा या इतने लोगों को हम पढ़ा लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो उद्देश्य है वो अस्पष्ट होता है और अनिश्चित होता है, यानी इसमें हो सकता है बदलाव होते जाए, चीज़ें बढ़ती जाएँ, इंक्लूड होती जाएँ।
आप देख रहे हैं ना, तो समय के साथ शिक्षा भी चेंज हो रही है, शिक्षा की जो क्षेत्र है वो भाई बढ़ता जा रहा है। तो आप एक फिक्स नहीं कर सकते कि जो 19 हो सकता है 1990 में जो शिक्षा का उद्देश्य था वही शिक्षा का उद्देश्य आज भी हो। चीज़ें बदल रही हैं, समय बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, तो अनिश्चित होता है, मतलब ये चेंज होता रहता है। और जबकि प्राप्त उद्देश्य क्या है, ये निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। जैसे हमको अब प्लस माइनस बच्चे को पढ़ाना है तो हमको प्लस माइनस ही बच्चे को पढ़ाएंगे ना, तो ये हमें निश्चित है कि हमको ये प्लस माइनस ही बच्चे को पढ़ाना है। या कोई एक टॉपिक या थ्योरी पढ़ानी है, कोई प्रमेय पढ़ाना है गणित का, तो वो प्रमेय हमने पढ़ा दिया, तो हमारा उद्देश्य था कि बच्चे इस प्रमेय को समझ पाएँ या समझ जाए, तो वो हमने प्रमेय बच्चे को पढ़ा दिया गणित का, वो बच्चे उस प्रमेय को समझ गए, तो हम ये कह सकते हैं ना कि बच्चा उस जो प्राप्त उद्देश्य है वो हमारा पूरा हो गया। यानी जो प्राप्त उद्देश्य है वो कैसा होगा, निश्चित होगा और स्पष्ट होगा, कि निश्चित है कि यही उद्देश्य पढ़ाना है, यही उद्देश्य बच्चों को सिखाना है। अब चौथा क्या होगा कि इसकी प्राप्ति में, यानी उद्देश्य की प्राप्ति में विद्यालय, समाज तथा संपूर्ण राष्ट्र जिम्मेदार होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने सर्व शिक्षा अभियान वाला दिया था कि अब सर्व शिक्षा अभियान में आपका देखिए राष्ट्र भी जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है, विद्यालय भी जिम्मेदार है, सभी मिल के काम करते हैं इसको पूरा करने के लिए। जबकि जो प्राप्य उद्देश्य है इसकी प्राप्ति की जिम्मेदारी प्रायः शिक्षक की ही होती है, क्योंकि ये क्लास में ही हो रहा है, शिक्षक कोई टॉपिक पढ़ा रहा है क्योंकि उसको वो टॉपिक बच्चे को सिखाना है, तो वो प्राप्य उद्देश्य होगा। यानी वो टॉपिक अगर हम बच्चे को पढ़ा देंगे तो हमारा प्राप्य उद्देश्य पूरा हो जाएगा, हम उस उद्देश्य को, प्राप्य उद्देश्य को हम प्राप्त कर लेंगे। तो इसकी जो प्राप्ति की जिम्मेदारी होती है वो प्रायः शिक्षक की ही होती है। अब पांचवा जो उद्देश्य है कि इसकी प्राप्ति का मापन एवं मूल्यांकन संभव नहीं है। जैसे अब सर्व शिक्षा अभियान कितना सफल हुआ, कितना नहीं सफल हुआ, आप उसका एग्जैक्ट मापन या मूल्यांकन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हमेशा जनरेशन चेंज हो रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग किस किस कंडीशन में रह रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे विद्यालय आ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है कुछ बच्चे काम की वजह से विद्यालय छोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो सर्व शिक्षा अभियान का मैं एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति का आप एग्जैक्ट मूल्यांकन या मापन नहीं कर सकते कि हाँ इतने लोगों को सर्व शिक्षा अभियान हमारा जो है इतने लोगों में पूरा हो गया, नहीं हुआ, या इतने लोग पढ़ लिए, इतने लोग समझ लिए। तो एग्जैक्ट मापन या मूल्यांकन देखिए किसी भी उद्देश्य का संभव नहीं है। जबकि प्राप्य उद्देश्य जो है इसका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे अध्यापक जो है टेस्ट ले लिया, कोई टॉपिक अध्यापक ने पढ़ाया, उस टॉपिक का जो है उसने टेस्ट ले लिया या एग्ज़ाम करा दिया, तो एक आइडिया लग गया कि ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट बच्चों को जो है इतने अच्छे से आया, इतने बच्चे सफल हुए, क्योंकि ये क्लास में अध्यापक द्वारा हो रहा है। तो एक आइडिया इसका हम मापन या मूल्यांकन जो है टेस्ट या एग्ज़ाम के माध्यम से कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका मापन या मूल्यांकन किया जा सकता है प्राप्य उद्देश्य का। छठा अब क्या होगा, तो उद्देश्य में होगा छठा कि इनका संबंध शिक्षा एवं भविष्य से होता है। यानी भविष्य से कि आने वाले टाइम में भी इसका जो हमारा उद्देश्य है वो आने वाले टाइम में कैसा होगा, तो भविष्य से भी इसका संबंध होता है। जैसे जो शिक्षा का उद्देश्य था पहले, अगर हम 1986 की बात करें जब हमारा जो है आया था NAP, तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो फिर बाद में देखिए उस टाइम जो शिक्षा का उद्देश्य था वो अलग था। तो वो जो उद्देश्य हम बनाते हैं वो भविष्य को आधार मान के बनाते हैं कि भविष्य में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि अगर हम बच्चे को शिक्षा, ये जो उद्देश्य होता है उसका संबंध क्या होता है कि शिक्षा और भविष्य दोनों से होता है। हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम उद्देश्य बनाते हैं। जबकि जो प्राप्य उद्देश्य है इसका संबंध किसी विशेष प्रकरण से ही होता है कि जो क्लास में जैसे अध्यापक कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो उसका जो संबंध है वो किसी विशेष प्रकरण या कोई टॉपिक से या कोई सब्जेक्ट से ही हो सकता है। तो प्राप्य उद्देश्य को इसीलिए हम पूरा भी कर पाते हैं। तो वही हो जाएगा कि इसका संबंध किसी विशेष प्रकरण से ही होता है। सातवां है कि इनमें प्राप्य उद्देश्य समाहित होते हैं, यानी उद्देश्य में जो है प्राप्य उद्देश्य समाहित होते हैं। वो बाउल वाला एग्जाम्पल या फिर सर्व शिक्षा अभियान का जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो बाउल वाला एग्जाम्पल वही कि एक बड़ा बाउल है, उसमें छोटे छोटे कई सारे बाउल हैं। तो प्राप्य उद्देश्य जो है उसी बड़े बाउल में, यानी छोटे छोटे बाउल जो है बड़े बाउल में है। तो प्राप्य उद्देश्य का मतलब कि जो उद्देश्य है उसी में प्राप्य उद्देश्य जो है इंक्लूड होता है, समाहित होता है। जबकि जो जो प्राप्य उद्देश्य है वो उद्देश्य का की क्या है, एक भाग है। यानी जो छोटा बाउल है वो बड़े बाउल का ही एक भाग है। तो ये हो गया। आठवां पॉइंट हो जाएगा हमारा कि इनमें व्यक्ति निष्ठता होती है, जबकि प्राप्य उद्देश्य में वस्तु निष्ठता होती है। क्योंकि व्यक्ति निष्ठता की बात ये, क्योंकि ये हम इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, ये भविष्य को लेके होता है। इसमें हर
व्यक्ति को, हर पर्सन को ध्यान में रख के होता है, या राष्ट्रीय लेवल पे होता है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्तिनिष्ठता होता है। जबकि वस्तुनिष्ठ होता है आपका प्राप्ति उद्देश्य, क्योंकि इसे क्लास में किसी, ये किसका संबंध ही किसी प्रकरण से होता है, किसी टॉपिक से होता है। तो ये क्या है कि इसमें इनमें जो है वस्तुनिष्ठता होती है। तो ये मैंने टोटल 8 अंतर बता दिए आपको। सोचा थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं ताकि आप अंतर को जो है अच्छे से समझ पाएँ। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी ऐसे डेली की डेली आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।